तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, आज दूसरा दिन है और इस युद्ध से कहीं ना कहीं बाकी देशों को खतरा लगातार बना हुआ है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर का एक इमेज ना बन जाए, क्या कहेंगे? देखिए शुभांगी, अब तक की जो स्थितियां हैं उसमें अब तक का जो हम कह रहे हैं आगे क्या सिचुएशन बनेगी ये तो परिस्थितियों पर और नेटो कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि नेटो कंट्रीज, अमेरिका और ये तमाम मुल्क जो नेटो के मेंबर हैं, इन्होंने एक संयमित रुख अपना रखा है और इन्होंने इस युद्ध में कूदने से अपने को रोका है। और यही वजह है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका दर्द भी छलका है और उन्होंने बहुत पीड़ा से ये बात कही है कि कोई भी उनकी मदद के लिए दुनिया में सामने नहीं आया है और वो कभी भी रूस को माफ नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की दुनिया के तमाम देशों के सामने गुहार लगा चुके, लेकिन निश्चित तौर पर अगर नेटो और अमेरिका और तमाम मुल्क अभी तक अपने को किसी भी कार्रवाई से, सैन्य कार्रवाई से रूस के विरुद्ध रोके हैं, तो उसका कारण वही है कि अभी तक जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है वो फिर एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकता है और वो दुनिया के लिए किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। हालांकि स्थिति पर निगरानी नेटो कंट्रीज, अमेरिका और तमाम मुल्क रखे हुए हैं कि कहीं ये बड़े नरसंहार की तरफ न जाए। और क्योंकि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति ने भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी रूस और यूक्रेन के बीच आया तो उसको इस तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसा इतिहास में भी अब तक देखा नहीं गया। तो पुतिन एक बहुत ही आक्रामक तरीके से सामने आए हैं और ऐसा मनोविज्ञान भी होता है कि जब कोई एक राष्ट्र इस मनोवृत्ति के साथ युद्ध में कूदा है और वो बहुत ताकतवर देश है, तो दुनिया के दूसरे देशों को संयमित रुख अपनाना चाहिए, नहीं तो ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा। भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात की है और मूल रूप से जो बातें हैं उसका बहुत विस्तृत डिटेल नहीं है, लेकिन वहाँ भारतीयों की सुरक्षा, रक्षा और तमाम बिंदुओं पर चर्चा मानी जा रही है कि ये हुई है। उधर रूस के जो सैनिक हैं उन्होंने वहाँ के परमाणु संयंत्र को भी अपने कब्जे में लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दूसरे दिन का अपडेट जो है वो ये बता रहा है कि करीब करीब 137 के आसपास लोग अब तक इसमें मारे गए हैं, जिसमें काफी बड़ी संख्या में सिविलियन भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो चूंकि रूस बहुत ताकतवर है और बहुत प्री प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि नेटो कंट्रीज का एक ये भी ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कि ये बहुत लंबा न खिंचे और 2-3 दिनों की और गतिविधियों के बाद ये ढलान की तरफ चला जाए और उसके बाद संवाद और प्रतिबंधों के आधार पर रूस की घेराबंदी की जाए। तो अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो इसी तरफ संकेत और इशारा करती नजर आई हैं। शुभांगी जी, शरद जी धन्यवाद आपका तमाम बातचीत हमसे करने के लिए इस विषय पर। और जिस तरह से आपने भी ये बात कही है कि शांति की अपील लगातार की जा रही है दूसरे देशों से, लेकिन ये भी एक दुख की बात है कि लगातार यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका दर्द छलक रहा है। वो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है उनकी मदद करने के लिए। वहीं अब यही उम्मीद की जा रही है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, शांति की अपील करते हुए हिंसा की तत्काल समाप्ति हो और राजनयिक वार्ता के रास्ते पर दोनों पक्ष लौटे, यही उम्मीद जताई जा रही है। तो रूस के बमों से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। नेटो की धमकी से महायुद्ध का खतरा भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की है और अब तक के अपडेट के अनुसार जंग के 24 घंटे बीत चुके हैं। यूक्रेन में अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है।